हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 19 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू का एक आर्टिकल है, वायरल न्यूट्रिशन, न्यू स्टडी रिवील्स माइक्रोब्स nourished by consuming viruses. Now this article is going to be important for you prelims के perspective से। कैसे? If you get a question के which of the following statements with respect to viruses are correct, तो वहां पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ सकती हैं जो आपको लगेगा कि वायरसेस के एसोसिएशन में बिल्कुल ट्रू हो ही नहीं सकती, पर वो ट्रू है क्योंकि एक नई स्टडी वो रिवील करती है। देखिए, साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन जब प्रीलिम्स में आते हैं उसमें हर एक का आंसर डी ही नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव नहीं होता, हो ही नहीं सकता। पिछले 2-3 साल के स्पेशली आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए, प्लीज डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। ऑल ऑफ द अबव हर जगह ही ट्रू होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज, इनफैक्ट इन्वायरमेंट के भी, जो इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के कुछ कोलैबोरेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी यू विल गेट ट्रैप्ड टू थिंक कि सारे ही स्टेटमेंट सही है, पर नहीं होते। वो कहाँ से स्टेटमेंट्स आते हैं? इस तरह के जो हिंदू में रिविलेशंस आते हैं, ठीक है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में, तो वहां से आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। तो हम देखते हैं कि कौन सी चीजें, पहले अगर थोड़ा सा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो इन्होंने दिया है उसमें ऑफ कोर्स कोविड-19 पैंडेमिक से हमें वायरसेस के बारे में एवरीबडी हैज गॉटन अवेयर ऑलरेडी। हम कोल्ड और इन्फ्लुएंजा के पर्सपेक्टिव में वायरसेस को जानते हैं, पर कोविड पैंडेमिक के बाद तो हम वायरसेस के बारे में बस एक ही चीज जानते हैं, दैट वायरसेस आर डिस्ट्रॉयर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स एंड ह्यूमन लाइफ्स। हम ये जानते हैं वायरसेस बॉडी के बाहर रहते हैं तो दे आर इनर्ट, यानी कि वो अलाइव नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर जाते ही दे कंज्यूम आवर ओन सेलुलर मशीनरी टू फीड देमसेल्व्स एंड टू रेप्लिकेट एंड स्प्रेड। तो इस तरह की कुछ रेपुटेशन है वायरसेस के बारे में हमारी इमेजिनेशन में। ओके, लेकिन यहाँ पे एक स्टडी हुई है जो रिवील करती है, तो अगर स्टेटमेंट आपके पास ये आए दैट सम जीनसेस ऑफ प्लैंकटन कैन कंज्यूम वायरसेस एज देयर फूड टू ग्रो एंड डिवाइड, तो वो स्टेटमेंट सही है। आपको लगे वायरसेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक कुछ प्रजाति हैं, प्लैंकटन तो बहुत ऐसा ही है, उनको तो जू प्लैंकटन भी खा जाती है, तो उनको कैसे प्लैंकटन कैसे वायरसेस खा सकते हैं? पर ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो ये क्या है बेसिकली, ये स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचे हैं, ब्रीफली हम ये भी देखेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े चीजें। देखिए, और साथ ही में ऐसा नहीं है कि हम और किसी सेल के बारे में जानते ही नहीं है जो वायरसेस को कंज्यूम करते हैं। हम ऑलरेडी मैक्रोफेज सेल्स के बारे में जानते हैं। मैक्रोफेज सेल्स क्या होते हैं? हमारे ही इम्यून सिस्टम के व्हाइट ब्लड सेल्स, एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ओके, जो कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी डेड सेल होता है तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको सराउंड करके किल कर देते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज सेल्स। ठीक है, तो हम इस तरह के सेल्स को ऑलरेडी जानते हैं जो वायरसेस को कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये सेल्स और ये प्लैंकटन डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है कि जो प्लैंकटन है वो अपने फूड की तरह खा रहे हैं वायरसेस को, दे आर ईटिंग देम अप। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे मैक्रोफेज सेल्स हैं वो बस उन्हें किल करते हैं ताकि हमें कोई इन्फ्लेमेटरी एक्शन ना हो या फिर हमारी बॉडी डिसरप्ट ना हो उसकी वजह से। तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, प्लैंकटन ऑफ द जी, अगर देखिए ऑफ कोर्स अगर ये भी स्टेटमेंट आए कि मैक्रोफेज सेल्स कंज्यूम करते हैं वायरसेस को, लेकिन डिफरेंस ये है, देन दैट शुड आल्सो बी समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। प्लैंकटन ऑफ द जीनस हॉल्टेरिया दे क्लेम टू हैव फाउंड कैन ईच कंज्यूम। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लैंकटन की एक जीनस है, एक प्रजाति है जो एक दिन में कम से कम 10,000 से मिलियन वायरस पार्टिकल्स एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, और कंज्यूम करने के बाद अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं यूजिंग द मेटाबोलाइज्ड एनर्जी एंड प्रोवाइड फॉर फूड। अब देखिए, आप ये जानते हैं प्लैंकटन, आप फूड चेन जानते हैं, मरीन फूड चेन तो आप जानते ही हैं क्या होती है। प्लैंकटन होता है, प्लैंकटन को फाइटोप्लैंकटन को जू प्लैंकटन खा लेता है, जू प्लैंकटन को फिर फिश खा लेती है, ये आप मरीन फूड चेन तो जानते ही हैं। तो यहाँ पे अब एक और नीचे क्या आ गया, वायरसेस होंगे, उनको प्लैंकटन खाएंगे, मतलब प्लैंकटन की एक जीनस है वोल्टेरिया। ठीक है, तो
प्लैंकटन खाएंगे, प्लैंकटन को जू प्लैंकटन खाएंगे, जू प्लैंकटन को फिश खाएगी। तो ये मरीन फूड चेन तो आप अपने इन्वायरमेंट के स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं, इकोलॉजी के शंकर आईएएस की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है। लेकिन फिर भी हम ब्रीफली कुछ कुछ चीजें अगर वहां पे आप नहीं समझ पाए तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर प्लैंकटन्स? सो प्लैंकटन आर प्लैंकटन आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ओनली मूव विद द करंट। आप जानते हैं वाटर का जो करंट होता है उसके साथ ही मूव कर सकते हैं। तो ये अगर एज इट इज स्टेटमेंट आ जाए that plankton are microscopic organisms that can only move with the current, then that is correct. Okay, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं होती कि वो खुद को एक्टिवली प्रोपेल कर सके आगे की डायरेक्शन में, ठीक है, या किसी भी डायरेक्शन में। तो वाटर का करंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इधर हम हॉल्टेरिया प्लैंकटन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हॉल्टेरिया प्लैंकटन क्या है? हॉल्टेरिया प्लैंकटन आर सीलिएट्स। आई थिंक ये शायद अपनी, अगर आप 9वीं कक्षा की साइंस की किताब जिसमें एक डाइवर्सिटी वाला चैप्टर हुआ करता था, जो सब पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारे फाइलम, जीनस, ये सब कुछ आप बहुत सारे तरीकों के पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पता है सीलिएट्स क्या होते हैं। जो हॉल्टेरिया प्लैंकटन है दे आर एक्चुअली सीलिएट्स, यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, ठीक है। तो इस सीलिया के मदद से बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि वो पानी के करंट के ऊपर थोड़ा सा जंप करते हुए दिखते हैं हमें, ठीक है। तो इस सीलिया की मदद से, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की वजह से, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा तो जंप नहीं कर पाते, छोटे छोटे शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हॉल्टेरिया जो प्लैंकटन है दे आर सीलिएट्स, अ टाइप ऑफ प्लैंकटन, द फाइटोप्लैंकटन। अब देखिए प्लैंकटन का ही एक टाइप है फाइटोप्लैंकटन, जो आप जानते हैं, जो वाटर बॉडीज के सरफेस के बिल्कुल हमें पास मिलता है। अब फाइटोप्लैंकटन क्या होता है? फाइटोप्लैंकटन इज एन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। किसको यूज करके? ऑफ कोर्स दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर इट, ओके, अमंग अदर कंपाउंड्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फिर जो स्मॉल फिश एंड लार्जर प्लैंकटन, जिन्हें हम जू प्लैंकटन कहते हैं, वो इस फाइटोप्लैंकटन को खा जाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। हम न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये मरीन फूड चेन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। दे आर इन टर्न, और फिर जो छोटी फिश है उसको लार्जर फिश खा जाती है, और ऐसी चेन कंप्लीट हो जाती है। व्हेन फाइटोप्लैंकटन डाई दे ड्रिफ्ट अराउंड वेयर दे आर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब फाइटोप्लैंकटन मर जाता है तो फिर वो वहीं जहां पे बेसिकली मरते हैं वो आसपास ही ड्रिफ्ट करते रहते हैं। तो कोस्टल न्यूट्रिएंट साइकिल के इस तरह से पार्ट बन जाते हैं, या तो वो सी फ्लोर पे सेडिमेंट की तरह नीचे बैठ जाएंगे और वहां जाके डिकम्पोज हो जाएंगे। और आपको ये पता है कि फाइटोप्लैंकटन, क्या अभी मैंने बोला, फाइटोप्लैंकटन ने कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया है। तो जब वो सी फ्लोर पे जाके सेटल हो जाएगा, यानी कि क्या है, कार्बन सीक्वेस्टर कर लेते हैं खुद में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन लेके फोटोसिंथेसाइज करके जो भी उनके उनके अंदर कार्बन है, तो कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा तो नहीं खैर, पर क्लाइमेट चेंज का जो कर्व करने में इस तरह के जो फाइटोप्लैंकटन हैं वो अपना योगदान देते हैं, ठीक है। सो फाइटोप्लैंकटन bring carbon and other nutrients from the atmosphere and sea surface down to the sea floor and help replenish the food chain. तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, ओके। अब हम देख लेते हैं हॉल्टेरिया के बारे में। हॉल्टेरिया प्लैंकटन जो है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन फ्रेश वाटर बॉडीज। अगर आपको एक क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होके मिलता है, रिसेंटली सम स्टडीज हैव रिवील्ड सम वेरी फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट अ टाइप ऑफ प्लैंकटन नेम्ड एज हॉल्टेरिया। तो फिर उससे रिलेटेड अगर पहली स्टेटमेंट ये है दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन फ्रेश वाटर बॉडीज, देन दैट इज करेक्ट। और फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट अगर ये है दैट दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यूजुअली अभी हमने फाइटोप्लैंकटन के बारे में देखा, तो वो क्या थे? फाइटोप्लैंकटन, फाइटो वर्ड ही मतलब है जो खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, जिसके पास ग्रीन कलर होता है सॉर्ट ऑफ। तो लेकिन ये जो है फाइटोप्लैंकटन तो ऑटोट्रॉफ थे, लेकिन जो हॉल्टेरिया है वो है हेटेरोट्रॉफ, यानी कि वो अपना खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स किसी चीज पे निर्भर रहते होंगे खाने के लिए, है ना। तो दे आर वेल नोन बैक्टीरियोवोर्स, यानी कि ये बैक्टीरिया को कंज्यूम करते हैं खुद को पावर और एनर्जी देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी चीजें लिखी हैं, ओके। In the new studies paper, authors wrote that by also consuming viruses for nutrition, पर अभी तो हमें ये भी पता चला कि वायरस भी कंज्यूम कर सकते हैं बैक्टीरिया के साथ साथ, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हैं। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब कुछ थोड़ा सा हम जान लेते हैं वायरस के बारे में। अगर वायरसेस से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है दैट दे आर द सिंगल मोस्ट पॉपुलस लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, दैट इज ट्रू।
अब ऑफ कोर्स मतलब फिर ये चीज है कि आप इसको लाइफ फॉर्म कब कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आ जाती है क्योंकि बाहर बॉडी के तो इनको लाइफ फॉर्म कंसिडर किया नहीं जाता। तो ऑफ कोर्स दैट वुड ऑलवेज रिमेन दैट क्यूमुलेटिव बायोमास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरसेस का जो क्यूमुलेटिव बायोमास है दे आउटवे दैट ऑफ ह्यूमंस बाय अ फैक्टर ऑफ 1010। तो हमारे सारे ह्यूमंस के बायोमास को अगर हम वायरसेस के बायोमास से कंपेयर करें तो वायरसेस का जो बायोमास है वो कहीं गुना कहीं फैक्टर से ज्यादा है, ठीक है, 1000 के भी फैक्टर से ज्यादा है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ओके, क्योंकि वो इतनी भरी मात्रा में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर एक और स्टेटमेंट ये वायरसेस से रिलेटेड है दैट दे आर फैंटास्टिक न्यूट्रिशनल सोर्सेज, देन दैट इज ट्रू, क्योंकि कुछ यूकैरियोट्स भी ऐसे हैं, है ना, आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स और, है ना, तो इनके बारे में जिनके पास न्यूक्लियाई होता है, तो वो कुछ ऐसे जो प्रजातियां हैं दे मंचन viruses, so this is also correct. Okay, in the new study the researchers found that Halteria plankton reduced the population of chloro. अब हुआ क्या, जब इन्होंने लैब में रिसर्च की तो क्या हुआ था, इन्होंने Halteria plankton लिया, ठीक है, इनकी कुछ पॉपुलेशन ली और कुछ क्लोरो वायरसेस लिए जो इनको बेसिकली फीड किया गया। तो फिर जब थोड़ी देर बाद इन्होंने, ऑफ कोर्स थोड़ी देर तो मैं कह रही हूँ जितना भी इनका टाइम होगा नोट करने का, थोड़ी देर बाद इनको पता चला कि जो हॉल्टीरिया प्लैंकटन था उनका नंबर बढ़ गया और जो क्लोरो वायरसेस का नंबर था वो कम हो गया। सो दिस इज हाउ दे केम टू द कंक्लूजन कि हॉल्टीरिया जो प्लैंकटन है दे आर कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो ग्रोइंग when they also growing themselves when they are consuming chloroviruses. तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, fed to them while growing their own numbers, whereas paramecium ciliates consume the chloroviruses but didn't proliferate, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या पता चलता है कि एक और इन्होंने तरीके का प्लैंकटन लिया, पैरामीशियम सीलिएट, तो वो उन्होंने कंज्यूम तो कर लिया क्लोरोवायरस को, लेकिन उन्होंने प्रोलिफरेट नहीं किया, खुद के नंबर नहीं बढ़े उनके। तो इससे क्या पता चलता है कि सारे ही, तो अगर ये स्टेटमेंट आती है, अगर स्टेटमेंट ये आती है ऑल सीलिएट प्लैंकटन कैन ग्रो ऑन क्लोरोवायरसेस, देन दैट इज रॉन्ग। नॉट ऑल सीलिएट्स कैन ग्रो ऑन क्लोरोवायरसेस, ओके, even when they consume them। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और यही आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट्स थे जो आपके लिए एक्सट्रैक्ट होते हैं। ओके, objectives of SIMI against basic fabric of constitution, and this is going to be very important। हमें आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट से ही द हिंदू के डिस्कस करना है। एक और आर्टिकल है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिमी। ओके, तो द स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी, आप इसके बारे में जानते हैं। अगर आप अपना GS3 के लिए स्टैटिक कवर करते हैं जब भी इंटरनल सिक्योरिटी का, तो आप सिमी के बारे में पढ़ते हैं। जब भी आप टेररिज्म पढ़ते हैं तो आप सिमी के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही ब्रीफली मेंशन होता है वहाँ पे कि व्हाट इज सिमी। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं लिखा क्या है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बेसिकली अपने ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट करके सुप्रीम कोर्ट के दिए हैं कि हमने सिमी को बैन क्यों किया था। तो होम मिनिस्ट्री ने कहा है, पहली बात तो ये मुस्लिम सपोर्ट को मोबिलाइज करती है ये बॉडी to create a caliphate, ओके, इट वॉन्ट्स टू रिप्लेस, ये इंडियन नेशनलिज्म जैसी चीज में बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते, ये इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्डर में बिलीव करते हैं। और ये आइडल वर्शिप को, जो आप मूर्ति पूजा करते हैं यहाँ पे भारत में लोग, उसको एक पाप मानती है और अपना ये धर्म समझती है कि हमें इस पाप को मिटाना है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको बैन किया था। अब देखिए ये क्यों होम मिनिस्ट्री अचानक से, क्योंकि उनके तो बैन तो 2019 में किया हुआ है, तो फिर अचानक से अब क्यों होम मिनिस्ट्री अपनी जस्टिफिकेशन दे रही है, क्योंकि एक पिटिशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में विच सीक्स टू रिवोक दैट बैन, ओके, क्योंकि उस बैन ने बेसिकली यूएपीए के तहत, यूएपीए 1967 आप जानते हैं, इसके तहत बेसिकली इसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट ऑफ डिक्लेयर कर दिया था। The Home Ministry in an affidavit said the objectives of SIMI was against the, अब देखिए वही चीज, जो सिमी है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फैब्रिक है वो ऑपोजिट पोल्स पे एग्जिस्ट करते हैं। सिमी एम्स टू मोबिलाइज स्टूडेंट्स और यूथ। देखिए टेररिज्म का जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो हमारे यूथ के लिए होता है, क्योंकि वो बहुत ही नेसेंट स्टेज पे हैं, उनके दिमाग को कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है, ब्रेन वॉश किया जा सकता है, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल लॉट, राइट। और वही सिमी करने की कोशिश करती है
ओके, सो दे sort of propagate Islam and obtain support for jihad, ये होम मिनिस्ट्री कह रही है. The organization also emphasizes on the formation of Shariat based Islamic rule through Islami inqilab. The organization ये नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में ही नहीं बिलीव करते कि बॉर्डर्स होना भी चाहिए, देश जैसी कोई चीज भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते, ये सेक्युलरिज्म को तो कुछ मानते ही नहीं. और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अपनी ड्यूटी मानते हैं कि इन्हें जो मूर्ति पूजा है उनको वैनिश करना है इस दुनिया से. द सेंटर सेट द फाइनेंशियल सिचुएशन, और सेंटर ने ये भी कहा है कि फाइनेंशियल सिचुएशन जो इस बॉडी की है वो काफी साउंड है. इनके पास डोनेशंस हैं, इनके पास मेंबरशिप्स है गल्फ कंट्रीज की. ओके और ये सारी चीजें, अब देखिए इन्होंने बोला है कि इनकी जो फंडिंग आती है वो 2 सोर्सेज से आती है, एक तो डोनेशन के रूप में, और ये रॉबरीज और डिकॉइटीज करके बेसिकली बहुत ज्यादा अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं. सिमी थ्रू इट्स मेंबर्स हैज contacts in Pakistan, Afghanistan, Saudi Arabia, Bangladesh and Nepal, being an organization for students or youth. जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कैसे भी इन तरह के स्टूडेंट्स को, यूथ को जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज कर सकती हैं, ब्रेन वॉश कर सकती हैं, स्पेशली इस तरह की जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट करती हैं. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा have successfully managed to penetrate into Simi cadres. Okay, जो इस तरह की LAT और HM जैसी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो मकसद हैं, एंटाई नेशनल जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए उन्होंने सिमी के भी जो बहुत सारे यूथ मेंबर्स थे उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी और उनको अपने गोल्स के लिए बेसिकली रिक्रूट कर रहे थे. और ये यहाँ पे लिखा है इट इज एक्टिव इन स्टेट्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इट हैज रीग्रुप्ड अंडर नेम सच एज वहादत इस्लामी तमिलनाडु में. इस नाम से बेसिकली इन्होंने खुद को रीग्रुप कर लिया है. ओके, गुजरात में किसी और नाम से, राजस्थान में किसी और नाम से, और यही सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली लिखी हैं. ओके, Central panel asks Arunachal to review hydropower project. Now this is very important for you. Why is it important? क्योंकि आपको यहाँ से कुछ चीजें याद रखनी है. अगर आपके, क्योंकि इस बार भी इस तरह का एक प्रोजेक्ट आया था और फिर पूछा गया था कि ये रिवर एक प्रोजेक्ट है तो वो किस स्टेट में भारत के बन रहा है. सो आई थिंक उसका आंसर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ इस तरह का. आई डू नॉट इवन नो व्हाट द क्वेश्चन इज एट द मोमेंट, पर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं. अगर आपका प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन ऐसा है, द इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट is being planned or is seen recently in news, तो ये कहाँ बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली में. ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश इज योर आंसर. लेकिन ऑफ कोर्स हमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से डिस्कस करनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी. तो पहली बात तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप जानते हैं, ये अपने स्टैटिक में कवर करते हैं. कौन से? ऑफ कोर्स जब मैंने बोला स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट के तहत बनी होगी. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत इसे बनाया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है. इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जैसा यहाँ पे लिखा है. ओके, और ये क्या करती है? बेसिकली एडवाइजरी बॉडी है. एडवाइजरी बॉडी है तो जो भी, अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड है उसको किसी भी नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए या पर्पस के लिए डाइवर्ट करना होता है, जैसे माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, टाउनशिप, तो उस पर बेसिकली ये सरकार को एडवाइस करती है कि हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस ग्रांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को डिस्कस करें, थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड जो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हैं, कॉन्जर्वेशनिस्ट हैं अरुणाचल प्रदेश के ही, जो कह रहे हैं कि ये जो इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसको एक प्रपोज्ड सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट भारत का बोला जा रहा है, जो दिबांग वैली में बनाया जाएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स हैं वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को. ओके, तो दे हैव बीन सॉर्ट ऑफ फाइटिंग फॉर कॉन्जर्वेशन. ओके, तो इसीलिए इसी इशू को रेज करने के लिए इन सारे कॉन्जर्वेशनिस्ट ने बेसिकली अप्रोच किया था फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर आती है. तो अब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने बेसिकली, और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी कहा था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने भी कहा था कि हमें बेसिकली ये जितने भी इश्यूज रेज किए जा रहे हैं, हमें इनको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि इससे पहले कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंसेस करें. ठीक है, और फिर इसीलिए एफएसी ने, यानी कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने क्या बोला कि हम एक 4 मेंबर की कमेटी बना रहे हैं ताकि हम इन कंसर्न्स को बेसिकली एड्रेस कर पाए. ठीक है, तो हम अभी
ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको दिबांग के बारे में, जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपको कहीं और ना बताया जाए पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, The Forest Advisory Committee of the Union Environment Ministry has asked the Arunachal Pradesh government to submit a revised request for permission to divert. ओके तो बेसिकली फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने यूनियन बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की सरकार को बोला है कि अब आप एक रिवाइज्ड रिक्वेस्ट हमें बेसिकली सरकार को बेसिकली सबमिट कीजिए, क्योंकि आप परमिशन चाहते हैं टू डाइवर्ट 1165 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन द स्टेट दिबांग वैली फॉर द इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब जो FAC है, इनका रैशनल क्या है, that there was widespread local opposition to the project and this ought to be addressed more comprehensively by the state government। तो इसीलिए आप भी हर कंसर्न को अकोमोडेट करते हुए अपनी रिवाइज्ड रिक्वेस्ट डालिए। The original proposal was sent away back in 2014 and it was imperative to review estimates on the number of trees and needed to be felled। वही चीज 2014 में जो ओरिजिनल प्रपोजल था, इट वाज सेंट बैक, क्योंकि पहले आप ये तो देख लीजिए सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना, लेकिन इसके लिए कितने ट्रीज गिराने पड़ेंगे, किस तरह के कंसर्न्स हैं। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, तो इस तरह की चीज़ों को फर्दर असेसमेंट की ज़रूरत थी, बहुत सारे सेफगार्ड्स को भी इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत थी। इन इट्स 2014 एस्टिमेट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरिया वुड मीन फेलिंग ऑफ क्लोज टू 2,80,000 ट्रीज। 2014 में ये एस्टिमेट किया गया था। ओके तो और साथ ही में moreover in the earlier approved projects where forest clearance had been accorded, there were poor record of compliance with the conditions stupid। तो जब भी जहाँ पे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने फॉरेस्ट क्लियरेंस को अप्रूवल देते हुए कुछ और गाइडलाइंस बोली थी, ठीक है कि हम फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए अब ये अलाउ तो कर रहे हैं, पर कुछ कुछ और चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, इनको मत छेड़िएगा, पर उस पर काफ़ी पुअर रिकॉर्ड है, उसको किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। In light of this, the FAC requested the state government to review the status of all approved projects and the extent of their compliance with FAC recommendations। और आप अपना रिपोर्ट, एक स्टेटस रिपोर्ट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को भी सबमिट कीजिए, जो अभी तक जितने भी अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं उस पर जितनी भी हमने रिकमेंडेशंस दी कि क्या आपने उसे फॉलो किया। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब क्योंकि दिबांग के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये बेसिकली अभी तो कह रहे हैं कि 7 साल लगेंगे ये प्रोजेक्ट बनने में, पर ऑफ कोर्स इससे पहले तो इसकी स्टेटस रिपोर्ट, एक नई रिक्वेस्ट रिपोर्ट, तो अभी कितना साल लगेगा हमें खुद को भी नहीं पता। पर दिबांग आपको पता है क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो कौन कौन सी स्टेट से फ्लो करती है, अरुणाचल प्रदेश से और असम से। और ये जो बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके तहत 2 डैम्स बनेंगे दिबांग की ही 2 ट्रिब्यूटरीज के ऊपर, एक दीर DIR और ये आपको पता होना चाहिए, एक दीर और एक टंगोन TANGON। तो ये बेसिकली यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न है इन 2 रिवर्स के आसपास। अब देखिए, इसके बाद हम इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बिल्कुल एंड में हम देखेंगे जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। कोर्ट बार्स मिनिस्टर इन नेतन्याहू कैबिनेट। तो व्हाट इज हैपनिंग, आप जानते हैं इजराइल में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी एक्टिविस्ट हो गई है रिसेंटली। तो इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है वेंसडे को कि जो नई सरकार बनी है उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे हुई है। और आपको पता है बेंजामिन नेतन्याहू जो आज तक के इजराइल के सबसे ज़्यादा बार बनने वाले प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कोलिजन की सरकार है। वो खुद तो राइटिस्ट है ही, जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इजराइल में कुछ लेफ्टिस्ट नहीं होता या फिर कुछ भी सेंट्रिस्ट भी नहीं होता, इजराइल में होता ही राइटिस्ट है, ठीक है। पर अब राइट के भी कितने राइट हो ये मैटर करता है। अब बेंजामिन नेतन्याहू है तो खुद भी राइटिस्ट ही, लेकिन जो उनके साथ कोलिजन में और पार्टीज है ना, वो अलग ही लेवल की अल्ट्रा नेशनलिस्ट, अल्ट्रा राइटिस्ट, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज हैं। जैसे जो उनके सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, जो आप जानते हैं अभी अल अक्सा मॉस्क के आसपास जानबूझ के घूमने शुरू हो गए, जबकि उस मॉस्क में अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो प्रे नहीं कर सकता। तो ये लोग ज्यूज हैं, आप प्रे नहीं कर सकते, आप जा सकते हैं, यू कैन विजिट देयर, लेकिन उन्होंने प्रे नहीं किया। पर ऑफ कोर्स जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके सेंटिमेंट्स तो कहीं ना कहीं से हर्ट होते हैं कि कहीं ये हमारी उसकी सैंक्टिटी ना खराब कर दे। तो इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं। आप सिक्योरिटी मिनिस्टर भी वो ऐसे हैं कि उनके अगर आप पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उन्होंने आज तक सबसे ज्यादा गलत, उन पे मर्डर के चार्जेस हैं बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को मरवाने के,
उनकी हेट स्पीच इतनी वायरल हो चुकी है बहुत बार जो उन्होंने दी है। तो इस तरह के इंसान को फिर जब कोलिजन की सरकार आती है, सरकार आपने बनानी ही है, तो आपको समझौता करना पड़ता है। ऐसे लोगों को भी मिनिस्टर बना, उन्होंने डिमांड ये रखी मैंने बनना ही सिक्योरिटी मिनिस्टर है। खैर उनके बारे में तो यहाँ पे कुछ नहीं आया है, पर हाईकोर्ट ने रूल किया है, द हाईकोर्ट रूल दैट आर्ये देरी, द इन्फ्लुएंशियल हेड ऑफ द अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स Shah's party has also who has served previous governments is disqualified from serving as a minister after he was convinced that last year for tax offences and placed तो यहाँ पे तो इनको tax offences और ये सब की वजह से basically हटाया गया है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। हम अब इंडियन एक्सप्रेस कवर कर लेते हैं, फिर जितनी भी आर्टिकल्स द हिंदू के होंगे हम वो सब देखेंगे। ओके टॉप ना देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको याद होगा, आई थिंक वो अगस्त के महीने की विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है, जब हमने स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स गवर्नेंस, उस पे एथिक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें GS1 पे भी क्वेश्चन आ सकता है, GS2 में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि गवर्नेंस का जो पार्ट है वो GS2 में भी है। क्यों आ सकता है? क्योंकि फीफा ने हमें सस्पेंड किया था कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं कि एक बीजेपी के मिनिस्टर थे, रह चुके थे फॉर्मर, उनको बेसिकली उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था बीसीसीआई के तरह के हेड के रूप में। तो फिर अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू बीसीसीआई के कितने साल तक आप प्रेसिडेंट रह सकते हैं, कितने साल तक नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब स्पोर्ट्स को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना देती हैं। उसी के चलते हुए हमने बहुत सारे कंसर्न्स देखे थे, तो उसमें आप प्लीज जो रीसेंट ट्रेंड है, जो टॉप विमेन रेसलर्स हैं, जो सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में दे आर स्पीकिंग अप, कि जो कोचेज हैं, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आज बोला जा रहा है, इस तरह के जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस थे ये बहुत समय से होते आ रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे आई गॉट लाइक अ वेरी लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड हु टेल मी दिस कि दिस इज एक नॉर्मल चीज, ये होती है। जो विमेन कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके जो कोचेस होते हैं, many a times this happens, so thankfully they are speaking up। तो अगर स्पोर्ट्स गवर्नेंस की बात की ही जा रही है या नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड की बारे में बात की जा रही है, तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में तो ये भी आता है ना, तो ऑफ कोर्स इसको भी तो कर्व किया जाना चाहिए। तो ये आप लिखेंगे। ओके तो यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट हैज कम अप। इंडियाज मोस्ट डेकोरेटेड वुमेन रेसलर्स, आप जानते हैं विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक। वेंसडे को उन्होंने बीजेपी के एक MP और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको सेक्सुअल हरासमेंट के तहत चार्ज किया है, जो ऑफ कोर्स उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो रिएक्टिंग टू द एलिगेशंस द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गेव सिंह एंड, तो उन्होंने बेसिकली इनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 72 आवर्स दिए हैं कि आप अपनी एक्सप्लेनेशन को फर्निश कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन उठाए जाएंगे, जो भी नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के तहत होगा। इस तरह के कीवर्ड्स लिखिए, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड, उसके जो प्रोविजंस हो गए, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख दीजिए। जनरल तो आपको ही पता है इसके अंदर क्या ही लिखा होगा, है ना, कि उस पर एक प्रॉपर एक कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब अकाउंटेबिलिटी, ये सब अपना कुछ भी लिख दीजिएगा। Women wrestlers have been sexually harassed at national camps by coaches and also the WFI president Brijbhushan Sharan. Some of the coaches appointed at the national camps have been sexually harassing women wrestlers for years, as I just said. This is true. Okay. The WFI president is also involved in sexual harassment. तो ये बेसिकली यहाँ पे हो रहा है। तो एक विमेन वाला एलिमेंट आप प्लीज लिखिएगा अपने स्पोर्ट्स गवर्नेंस पे, और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। पोस्ट कोविड स्टूडेंट काउंट एट रिकॉर्ड हाई बट बिग डिप इन लर्निंग। व्हाट इज दिस? एसर की रिपोर्ट आ गई है। प्रथम फाउंडेशन आप जानते हैं, एक NGO है जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकालता है।
तो फाइनली 2022 की रिपोर्ट आ गई है। 2018 के बाद फुल एक एसर की रिपोर्ट आई है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसका डेटा विजन आईएएस की मैगजीन से कवर करेंगे, यहाँ पे कुछ बहुत खास है भी नहीं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बट आई वुडंट बी गोइंग इनटू दैट because it's factual. Okay, so after 2 years of a pandemic induced school shutdown that kept children out of schools, acer का ये कहना है कि 2022 has good news and bad. While children returned to school in huge numbers in 2022, belying fears that अब देखिए, हमें ये आशंका थी, ये हमें डर था कि जब कोविड पैंडेमिक खत्म हुआ है, लेकिन इकोनॉमिकली सब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ है। भारी मात्रा में नंबर्स में स्टूडेंट्स हैव बीन रशिंग टू स्कूल्स, तो ये एनरोलमेंट नंबर्स हमने बढ़ते हुए देखे हैं, तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी है। द ग्रिम न्यूज़ इज़ दैट, तो बैड न्यूज़ क्या है? डिसरप्शन लेड टू अ बिग ड्रॉप इन लर्निंग लेवल्स, ऑफ कोर्स ये तो होगा ही। और जिस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो दी गई है बेसिकली कोविड पैंडेमिक के टाइम पे, वो तो सबको ही पता है किस तरह से ही बच्चे पास हुए हैं, खेल खेल के। अरे मतलब स्कूल नहीं हो रहा था, बाकी वैसे तो बच्चे घूम ही रहे थे इधर उधर, पर स्कूल नहीं हो सकता था। खैर, तो वही चीज़, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो तो ख़त्म हो गई। एक 8वीं कक्षा का जो बच्चा है वो 3री कक्षा तक की किताब पढ़ सकता है सिर्फ। तो ये जो ड्रॉप आया है लर्निंग लेवल में, तो ये तो ऑफ कोर्स बैड न्यूज़ है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हुआ है, प्राइवेट स्कूल्स में भी हुआ है, गर्ल्स के लिए भी हुआ है, बॉयज़ के लिए भी हुआ है, सो अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। सो दिस इज द 17th एसर रिपोर्ट रिलीज इन न्यू दिल्ली ऑन वेंसडे। तो यहाँ पे दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप खुद कवर करेंगे, इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है। ओके, India Maldives have duty for regional peace security, says Jaishankar. This is very very important for you. आप मॉलडीव्स को प्लीज़ कवर करें, आप श्रीलंका को प्लीज़ कवर करें, क्योंकि क्या है, जो हमारा नेबरहुड है ना, वहाँ पे या बांग्लादेश, ये इस तरह की कंट्रीज़ में एक ट्रेंड है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बांग्लादेश में शेख हसीना जी की जो सरकार है वो प्रो इंडिया है, लेकिन जो उनके ऑपोजिशन है वो कहती हैं कि शेख हसीना की सरकार पपेट ऑफ इंडिया है, तो इंडिया आउट कैंपेन चलाती हैं वो जब भी उनको वोट्स को मोबिलाइज करना होता है। चलिए, बांग्लादेश कवर हो गया, श्रीलंका देख लेते हैं। अब श्रीलंका में जो बेसिकली इनसे पहले की सरकार थी, राजा पाक्सास थे, वो कुछ ज़्यादा ही प्रो चाइना थे, तो अब जो वहाँ की तमिल पार्टीज हैं वो चाइना आउट कैंपेन चला रही हैं, है ना। तो लेकिन अगर हम इंडिया को देखें तो तमिल पार्टीज प्रो इंडिया हैं, लेकिन बाकी जो पार्टीज हैं वो इंडिया आउट कैंपेन चलाती हैं। तो हमारे नेबरहुड में, बांग्लादेश में भी, चाइना और इंडिया, चाइना आउट इंडिया आउट, इसी के आसपास वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स रिवॉल्व करती है, क्योंकि नेशनलिज्म का जो पत्ता है वो हर जगह काम करता है, हर पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो वहाँ पे, क्योंकि अब दो बड़ी पावर्स ही यही है ना, तो बड़ी पावर से तो सब नफरत करते हैं, चाहे वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, ठीक है। तो हम चाहे श्रीलंका की पहली कंट्री जो फिनेंशियल रिटर्न अश्योरेंस जिन्होंने IMF को दी है, ऑल्दो हमारे किसी सिक्योरिटी कंसर्न का कोई फर्क नहीं पड़ता श्रीलंका पे, युआंग वांग 5 वेसल आ गई, वहां पे रुकी रही, हमारी इतनी विसिनिटी में पहली बार एक सर्वेलेंस वेसल घुसी है चाइना की, लेकिन श्रीलंका को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब भी इंडिया बीइंग इंडिया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग कॉल्ड द बिग बुली ब्रदर बाय आवर नेबर्स, वी स्टैंड बाय देम। बट जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आप, मुझे नहीं पता कि कल की वीडियो व्हाई डिडंट इट वर्क, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑनेस्टली इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप कल की वीडियो जाके देखिए, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि नेकी क्या होता है, व्हाट इज गुडनेस, और व्हाट इज कंपैशन, और व्हाट इज इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, जो एथिक्स में बहुत आप पढ़ते हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत है। हम कभी भी रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्ट ही नहीं करते, हमें कभी मिला ही नहीं है श्रीलंका वगैरह जैसे देशों से एक रेसिप्रोकल वो गुडनेस मिली ही नहीं है, पर हम तब भी करते हैं उनके लिए, बिकॉज दे आर आवर नेबर्स, है ना। इंडिया इज लाइक दैट। ये आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एथिक्स का। ओके, तो हमने श्रीलंका, मॉलडीव्स में भी ऐसा है, एक पार्टी है, उन्होंने, ये जो अभी सरकार में है पार्टी, ये बहुत ही प्रो इंडिया है, इनफैक्ट ये इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अप्लाई करते हैं और कहते हैं वी बिलीव इन इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन अब मॉलडीव्स में इंडिया आउट कैंपेन, इनकी ऑपोजिशन कैसी जीतेगी? जो ये कर रहे हैं उसके कुछ खिलाफ ही तो करना पड़ेगा ना। तो इंडिया आउट कैंपेन, और जो मॉलडीव्स के भी प्रेजेंट सरकार है वो चाइना आउट कैंपेन में बिलीव करती है, और जो ऑपोजिशन है वो चाइना इन कैंपेन में बिलीव करती है। तो हमारा जो पूरा नेबरहुड है ना,
वो है ही इंडिया आउट इंडिया इन, चाइना आउट चाइना इन, तो इसी के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। तो यही चीज हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। इन अ बिट टू स्ट्रेंथन टाइज, इंडिया एंड मालदीव्स ऑन वेंसडे, इंडिया और मालदीव्स ने कुछ पैक्ट्स साइन किए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। एज एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ने विजिट किया है कंट्री को, यानी कि मालदीव्स को। ओके, द पैक्ट इंक्लूडेड ग्रांट असिस्टेंस ऑफ 100 मिलियन रूपिया। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बेसिकली मालदीव्स की करेंसी रूपिया है, ठीक है। तो हमने 100 मिलियन रूपिया की असिस्टेंस दी है, ग्रांट असिस्टेंस उनको, for the high impact community development project scheme. A number of socio-economic development projects are planned to be implemented throughout the country under this funding. जो भी community development के लिए हम बहुत बार पहले भी देख चुके हैं कि क्या क्या schemes होती हैं, प्रोजेक्ट्स उठाए जाते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन धादू एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन, जो मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी और कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में होगी। तो वी आर एकेडमिकली ऑल्सो इंटरलिंक्ड। यहाँ पे लिखा है कि इंडिया 10,000 स्कूल बुक्स भी भेजेगा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 260 schools इन मालदीव्स। जयशंकर, हु इज इन मालदीव्स फॉर हिज 3-day विजिट, तो उन्होंने क्या बोला है, और मतलब मालदीव्स में भी हैं, श्रीलंका भी जाएंगे। वी आर गुड नेबर्स, वी आर स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स, वी हैव म्यूचुअली इन्वेस्टेड इन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, बट वी ऑल्सो टुगेदर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। और यही चीज है। देखिए, हम बस अपने नेबर से पता है इतना से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो, जैसे अभी हमने देखा सिमी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो मेंबर्स हैं वो श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है ना। तो आप बस ना, म्यांमार में भी है, और म्यांमार ने, बांग्लादेश ने हमको, आप कह सकते हैं, इस चीज़ में मदद किया है। स्पेशली शेख हसीना ने बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स, जो उनको कभी भी लगा है कि उनके बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में है, तो उन्होंने भारत को उनको पकड़ के रिटर्न किया है। तो आप इतना कर दीजिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी है, अगर रीजन के एक भी पार्ट में डिसरप्ट होती है ना, तो पूरा रीजन डिसरप्ट हो जाता है। तो आज पाकिस्तान भी अगर किसी तरह की, खैर पाकिस्तान तो खुद प्रोजेनेटर है बहुत सारे टेररिज्म का, पर वहां पे भी अगर कोई इंस्टेबिलिटी होती है, तो फॉर द रीजन इटसेल्फ इट इज नॉट गुड, बिकॉज साउथ एशिया में तो वो भी आती है ना कंट्री। तो अगर वो फिर भी नहीं सुनते, खैर हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। द टू मिनिस्टर्स ऑल्सो विटनेस द हैंड ओवर ऑफ 2 सी एम्बुलेंसेज, जो बेसिकली भारत ने मालदीव्स को दी है। तो आप ये जानते हैं, इनफैक्ट श्रीलंका की जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं मोस्टली, वो सब भारत ने उनको दी हैं, गिफ्ट की हैं। अभी श्रीलंका को हमने अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया, हमने उन्हें अपना डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है। तो इस तरह की चीज़ें, it speaks highly of what India is, what type of country India really is, Emergency exit in aircraft, since we are seeing a lot on aircraft. नेपाल का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, हाँ, और हमने अभी रिसेंटली एयरक्राफ्ट टसल्स देखे हैं। एयर इंडिया में क्या हुआ है, अ मैन यूरिनेटेड on a very senior woman, और इस तरह की चीजें we are seeing a lot on aircraft recently. Okay, so you will have to prepare certain things, अगर it pops up in prelims, और अगर आपको कुछ बेसिक चीजें नहीं पता तो यहाँ से आप सुनिए। तो और देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। जो एयरप्लेन क्रैश होता है तो हम ब्लैक बॉक्स ढूंढते हैं कहाँ है, फिर हम उसे रिट्रीव करके हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्रैश हुआ कैसे। तो अभी हम वो भी देखेंगे, ऑल्दो यहाँ पे नहीं लिखा, मैं आपको बताऊंगी। तो आप ये जानते हैं कि तेजस्वी सूर्य, जो नेशनल प्रेसिडेंट है बीजेपी युवा मोर्चा के और एमपी हैं बेंगलुरु साउथ से, उनसे एक्सीडेंटली जो इमरजेंसी एग्जिट थी इंडिगो एयरक्राफ्ट की, वो ओपन हो गई थी। और अभी ज्योतिराज सिंधिया ने, जो बेसिकली मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ही रिपोर्ट कर दिया था इस इवेंट को और अपॉलॉजी भी दे दी थी, तो इसीलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो यही चीज बेसिकली यहाँ पे लिखी है। अब वाई डू पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैव इमरजेंसी डोर्स, इमरजेंसी डोर्स होते क्यों हैं? ये इसीलिए होते हैं ताकि पैसेंजर्स को और क्रू को हेल्प किया जा सके, अगर कभी उनको क्विकली लीव करना हो एयरक्राफ्ट को एक इमरजेंसी सिचुएशन में, क्रैश लैंडिंग के केस में, एक बर्निंग एयरक्राफ्ट के केस में, या फिर स्मोक फिल हो जाता है कैबिन में, या किसी भी इस तरह के इवेंट में, ठीक है, जहाँ पे इवैक्यूएशन करने की जरूरत है। तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए एक इमरजेंसी डोर होता है।
ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, जब भी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन हो रहा होता है, एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को ये चीज़ मैंडेटरी होती है कि उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना है कि सारे पैसेंजर्स इन मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी कैन बी इवैक्यूएटेड विद इन 90 सेकेंड्स। ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है कि अगर सारे ही सीट्स बेसिकली पैक्ड हैं, पूरी एक पैक्ड कैपेसिटी में भी 90 सेकेंड के अंदर अंदर पूरे प्लेन को इवैक्यूएट किया जा सकता है। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है। इमरजेंसी डोर्स 90 सेकेंड आपको याद होना चाहिए। इमरजेंसी डोर्स आर सेपरेट फ्रॉम एंड इन एडिशन टू एन एयरक्राफ्ट रेगुलर फ्रंट एंड रियर डोर्स। फ्रंट एंड रियर डोर्स तो होते ही हैं, पर उसके एडिशन में और उससे अलग होते हैं इमरजेंसी डोर। इन कमर्शियल जेट्स दे आर यूजुअली लोकेटेड, अगर हम कमर्शियल जेट की बात करें तो दे आर लोकेटेड अबव एयरक्राफ्ट विंग्स। ओके, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। व्हेन शुड एन इमरजेंसी डोर बी ओपन, कब खोला जाना चाहिए कि इमरजेंसी डोर? नेवर। ओके, एक्सेप्ट जब स्पेसिफिक ऑर्डर आए क्रू की तरफ से कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और हमें इवैक्यूएट करना है। अ मेंबर ऑफ द कैबिन क्रू ऑलवेज सेपरेटली एंड डायरेक्टली ब्रीफ्स द पैसेंजर्स जो इमरजेंसी डोर के आसपास बेसिकली जिनकी सीट होती हैं कि कैसे आप बेसिकली इसको इमरजेंसी के टाइम पे खोल सकते हैं। इफ द सीट नेक्स्ट टू द इमरजेंसी डोर्स आर एम्प्टी, अगर वहां पे कोई भी नहीं बैठा तो कैबिन क्रू यूजुअली लुक फॉर वॉलंटियर्स। ओके, a child or an elderly passenger who may find it difficult to open the door is usually discouraged from sitting next to it, इसीलिए उनको वहां पे नहीं बिठाया जाता। What can happen if a passenger opens up an emergency exit without authorization? क्या हो जाता है अगर एक पैसेंजर बिना ऑथराइजेशन के, बिना स्पेसिफिक ऑर्डर के क्रू के एक इमरजेंसी एग्जिट डोर को खोल देता है? जो चेन्नई में अभी हुआ, तेजस्वी सूर्या का जो अभी हमने केस देखा है, पहले भी बहुत बार इस तरह के अक्रॉस द वर्ल्ड केसेस हो चुके हैं जहां पे पैसेंजर्स दे इवन स्टेप्ड आउट एंड वॉकड ऑन द एयरक्राफ्ट विंग्स, है ना। और फिर उन्होंने जब बोला, कैबिन ने पूछा कि आप मतलब ये कर ही कैसे सकते हो, तो फिर उन्होंने बोला कि हमें बस कुछ फ्रेश एयर चाहिए थी, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस। हाउएवर दिस इज अ वायलेशन, लेकिन ऑफ कोर्स ये रेगुलेटरी रूल्स के वायलेशन में है, एंड द क्रू एंड द एयरलाइन इस तरह के एक्शन को असेस करते हैं। ठीक है, कि ये क्या बेसिकली इंटेंशनल था, क्या था, मिस्टेक थी, और इसके बेसिस पे अगर उन्हें सही नहीं लगे तो पुलिस कंप्लेंट भी फाइल हो सकती है, और वो जो एयरलाइन है वो नो फ्लाई लिस्ट में भी उस पैसेंजर को डाल सकते हैं कि हम अलाउ ही नहीं करेंगे, इसको उड़ने ही नहीं देना इस बंदे को। इन सूर्याज केस, लेकिन सूर्या के केस में ऑफकोर्स उनकी तरफ से अपॉलॉजी आ गई तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। In terms of airworthiness of the aircraft, the airline's engineering team has to refit the door and okay, now this is not very important. Can a passenger open a door mid-air? जब आप बिल्कुल हवा में ही होता है एयरक्राफ्ट तो आप क्या खोल सकते हो एक डोर? नो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो डोर्स हैं वो सेंट्रली लॉक्ड होते हैं बाय द कॉकपिट क्रू, आप खोल ही नहीं सकते, है ना। जब आप लैंड कर जाते हैं तभी बेसिकली आप मैनुअली उसे खोल सकते हैं, क्योंकि वो सेंट्रली जो लॉक किया होता है उसको खोल देते हैं, देन ओनली यू आर हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ दीज डोर्स। ठीक है, तो मैनुअली, और वैसे भी इतना प्रेशर होता है हवा का, कहाँ से आप खोल सकते हैं? आप खोल ही नहीं सकते दरवाजे को। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, बहुत बेसिक, पर कहीं चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो। अगेन प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट बेसिक्स एंड नथिंग मोर देन दैट। हम पहले छोटे आर्टिकल्स को कवर कर लेते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर ने कहा है, मैंने तमिलगम नहीं बोला कि आप तमिलनाडु का नाम चेंज करके तमिलगम रख दीजिए, मेरा कहना बस इतना था कि तमिलगम एक एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन है तमिल और काशी के संगम को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि पहले तो तमिलनाडु वर्ड नहीं हुआ करता था, मैंने तो कभी ऐसे सजेस्ट ही नहीं किया, तो फाइनली ये डिबेट यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो डीएमके है, डीएमके ने प्रेसिडेंट तक को एक लेटर लिख दिया कि आप प्लीज इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सिखाएं, तमिलनाडु के गवर्नर को, ये सब कुछ नहीं कर सकते ये जो कर रहे हैं, तो you know that right? Refer LG issue to a 7 judge bench center। तो अब बेसिकली क्या हुआ है, एलजी और जो दिल्ली सरकार के बीच में जो टसल छिड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि हम चाहते हैं कि इतना बड़ा इशू है कि इस गवर्नर वर्सेस आपके डिस्प्यूट को एक लार्जर बेंच को रेफर किया जाए। अभी 5 जज बेंच सुन रहे हैं, पर 7 जज बेंच को इसको रेफर किया जाए। ऑफ कोर्स सबमिशन हो गई है, होगा कि नहीं होगा ये अब देखेंगे। अब देखिए, कोटा सुसाइड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न भी है, इसीलिए आप एथिक्स की केस स्टडीज पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको ये चीज़ पता चलती है कि वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है मेंटल हेल्थ के बारे में, जो नया रिजीम आया है, नई पॉलिसी आई है, और यहाँ पे भी जो भी कुछ आपको मिलेगा।
ठीक है, जो भी हमने सब कुछ डिस्कस किया। ओके, तो अब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है खुद से कि दे आर ऑफ कोर्स वेरी सरप्राइज्ड ओवर द फैक्ट कि एक पैटर्न है कोटा सुसाइड्स का, कि कोटा में ही सबसे ज्यादा सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं बच्चे की, कि क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या फीस बहुत ज्यादा है कि बच्चा इतने प्रेशर में आ जाता है कि मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा जतन कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए, या इतना सफोकेटिंग एनवायरनमेंट है, व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू, ये उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये सब कुछ बातें पूछी हैं। ओके, तो यही ऑफ कोर्स देखते हैं हम क्या पता चलता है यहाँ से, पर आपको याद होगा हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं इससे रिलेटेड। DGE to look into menstrual leave in Kerala schools, nothing, only an example for you from here। जो डायरेक्टर ऑफ जनरल एजुकेशन है केरला के, उनको बोला गया है कि आप प्लीज सोचिए, बताइए कि क्या हम जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में आपकी क्या राय है, क्या हमें देनी चाहिए, सही है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ा इशू है। लीव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए मुझे नहीं पता, बट ऑफ कोर्स इट इज़ एन इशू एंड थैंकफुली समबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। जो मेंटल हेल्थ जिस तरह की एक मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एक गर्ल स्टूडेंट की ही नहीं बल्कि एक टीचर की या नॉन टीचिंग स्टाफ भी अगर कोई वुमेन है उनकी उस समय पे होती है, इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी गिवन अटेंशन टू। ओके, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव की बात की जा रही है। ओके, तो यही सारी चीजें, इफ दिस कम्स अप, ऑफ कोर्स ये आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। इट वुड बी लाइकली इंक्लूडेड इन द न्यू जेंडर एंड वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी, जो मार्च 8 को आप जानते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उस दिन शायद इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो उस दिन अगर कुछ फुल फ्लेजेड मैनर में यहाँ पे क्या होगा, क्या रैशनल है बोलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्पॉट बेलीड ईगल आउल spotted in AP's Seychellen फॉरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्पॉट बेलीड, जिसकी बेली पे स्पॉट्स हैं बहुत ज्यादा बेसिकली, ओके, वो वाइल्ड लाइफ टीम रिसेंटली स्टम्बल्ड अपॉन अ स्पॉट बेलीड ईगल आउल बेसिकली, जिसका नाम ब्यूबो नेपालेंसिस है। ओके, ये पहली बार सेशचलम फॉरेस्ट आप जानते हैं ऑलरेडी, जो बेसिकली ये आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन प्रीलिम्स में, आई थिंक 2020 के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में थर्ड टाइम बेसिकली दिखा है इस तरह का कुछ। द बर्ड्स हैबिटेट फाउंड ऑन लार्ज ट्रीज एंड थिक फॉरेस्ट स्प्रेड अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बट इट वाज साइटेड ओनली ट्वाइस इन स्टेट अर्लियर, आंध्र प्रदेश में, और दोनों बार पहले इससे नागार्जुना सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व में NSTR में मिला था। NSTR का कितना कोर टाइगर हैबिटेट है रिजर्व का, ये पूछा जा चुका है एरिया। ठीक है, सबसे बड़ा कोर टाइगर रिजर्व का एरिया कहाँ पे है, तो NTR का था। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट बिहाइंड इको सेंसिटिव जोन्स, नाउ दिस इज द आर्टिकल आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे एक मैं सेंटेंस बोलूंगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपके स्टैटिक की एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग है, पर यहाँ पे लिखा है तो हम इसको पढ़ेंगे, पर एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या ये एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहा है या व्हाट इज इट। ठीक है, लेकिन हमें पूरी स्टोरी समझनी है। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि केरला में कर्नाटका में प्रोटेस्ट चल रही हैं इससे रिलेटेड और काफी समय से। ठीक है, तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं, तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स जो हैं बेसिकली वो प्रोटेक्टेड एरियाज को और प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो बेसिकली रैशनल क्या है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो बहुत ही हाई प्रोटेक्शन एरियाज हैं, है ना, और अगर आप प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर जाएंगे तो वो लो प्रोटेक्शन एरियाज हैं। तो लो प्रोटेक्शन एरियाज और हाई प्रोटेक्शन एरियाज के बीच में एक बफर सॉर्ट ऑफ चीज होनी चाहिए, एक ट्रांजिशनिंग जोन होना चाहिए जो बेसिकली इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। ओके, हाउएवर द क्रिएशन ऑफ दीज जोन्स हैज प्रोवोक्ड प्रोटेस्ट, लेकिन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स की क्रिएशन जो है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देख रहे हैं हम केरला में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंट्री के और बहुत सारे स्टेट्स में हम देख सकते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट। तो प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्रोटेक्टेड एरियाज भारत के लैंड का 5.26% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज में 108 नेशनल पार्क्स हैं, 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगर ये स्टेटमेंट एज इट इज आ जाए
आप सोचते हैं कि ये स्टेटमेंट्स कहाँ से आती हैं जिसमें ये नंबर्स लिखे होते हैं, डेटा लिखा होता है, वो इस तरह की जगहों से आते हैं, हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से लिए जाते हैं. ओके, सो प्रोटेक्टेड एरियाज कवर 5.26% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया एज 108 नेशनल पार्क्स एंड 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. प्रोटेक्टेड एरियाज को नोटिफाई किया जाता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं नोटिफाई किए जाते, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नोटिफाई किए जाते हैं. तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटेक्टेड एरियाज आए और वो उसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दे आर नोटिफाइड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो गलत है. ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. प्रोटेक्टेड एरियाज, यहाँ पे एक चीज है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है. प्रोटेक्टेड एरियाज डू अवे विद इवन दोज एक्टिविटीज परमिटेड इन रिजर्व फॉरेस्ट. जिस तरह की एक्टिविटीज रिजर्व फॉरेस्ट में परमिटेड होती हैं, इनफैक्ट प्रोटेक्टेड एरियाज में वो भी नहीं परमिटेड होती. ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मैं इसमें अभी कुछ नहीं बोलूंगी. अभी हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे फिर एंड में. ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट आप जानते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट में भी जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं, चाहे वो ट्राइब्स हैं या जितनी भी लोकल कम्युनिटीज हैं जो वहाँ रिसाइड कर रही हैं या फिर फॉरेस्ट लैंड को एक्सेस करती हैं, इनफैक्ट उनको भी राइट्स नहीं होते, यानी कि उनके पास कोई राइट नहीं है अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड रिजर्व फॉरेस्ट में. तो रिजर्व फॉरेस्ट में अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड जितने ही राइट हैं, पर प्रोटेक्टेड एरियाज में वो राइट भी नहीं है. तो प्रोटेक्टेड आर दैट प्रोटेक्टेड एरियाज. ओके, तो हाउएवर दिस राइट्स निगेटिंग फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल हैज कम अंडर रिपीटेड क्रिटिसिज्म. लेकिन ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज का राइट्स निगेटिंग फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल है, इसको बहुत रिपीटेड क्रिटिसिज्म मिला है फ्रॉम कंजर्वेशन साइंटिस्ट्स, क्योंकि यहाँ पे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो OTTs होते हैं बेसिकली. ओके, तो आप फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जानते हैं 2006 बेसिकली. इसके जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स और प्रोटेक्टेड एरियाज के इस तरह के मॉडल के खिलाफ हैं. तो हमें ये देखना है कि क्या बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बीच में और प्रोटेक्टेड एरियाज के इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स के बीच में. ठीक है, तो यही यहाँ पे आपका टॉपिक है. Forest Rights Act recognizes the customary and traditional rights, both individual and collective, of forest dwellers on forest land, including protected areas. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, जितने भी एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ के या जो भी वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो कस्टमरी और ट्रेडिशनल राइट्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल किसी ट्राइब के हों या मेंबर के हों या कलेक्टिव उनकी कम्युनिटी के कुछ फॉरेस्ट लैंड हो, तो ये रेकग्नाइज करता है ये 2006 का एक्ट. अब ये जो फॉरेस्ट लैंड है वो चाहे प्रोटेक्टेड एरियाज के में ही क्यों ना हो, तब भी उसको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट रेकग्नाइज करता है. लेकिन आपने अब प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर या इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बना दिया, तो उनके ये फॉरेस्ट लैंड के राइट्स कहाँ जाएंगे? तो ये बेसिकली यहाँ पे टसल है. हाउ इज द, अगर आपको अभी तक कुछ नहीं समझ आया तो यहाँ पे सब समझ आ जाएगा. हाउ इज द FRA बीइंग इम्प्लीमेंटेड? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? ओके, जब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया गया तो देखिए, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए कुछ भी किया गया वो बेसिकली एक हिस्टोरिक जो इनजस्टिस उनके साथ हुई है उसको अनडू करने के लिए बेसिकली लाया गया. तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी उस हिस्टोरिक इनजस्टिस को ही अनडू करने के लिए लाया गया था. जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है reckoned in 2009 itself that doing so would mean, इन्होंने खुद ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बोला कि जब हम ये एक्ट लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हम एटलीस्ट 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया, लैंड एरिया, फॉरेस्ट लैंड एरिया, वो इन ट्राइबल कम्युनिटीज को देंगे. ओके, तो ये फॉरेस्ट राइट्स जो एक्ट है वो करने की कोशिश कर रहा था, विच इज़ एक्चुअली मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया टू विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस. पर अगर हम जून 2022 तक देखें, कुछ भी नहीं, 64,000 स्क्वायर किलोमीटर अभी तक, यानी कि सिर्फ 16% अभी तक FRA के तहत आया है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर और 64,000 स्क्वायर किलोमीटर में कितना डिफरेंस है. However, this has been achieved in only a decade and a half. लेकिन ऑफ कोर्स हमें ये भी पता है कि अभी सिर्फ डेकेड एंड हाफ ही तो टाइम हुआ है जब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया गया है एंड ऑल ऑफ दैट. उसके 60 साल पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था. तो प्रोग्रेस धीरे जरूर है पर हो रही है.
This is of course attributed to the Gram Sabhas, which took over the power to determine rights upon through open democratic process through government. ओके तो बेसिकली ये सब कुछ ग्राम सभास की वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि उनको ही ड्यूटी दी गई थी कि वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन से फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के कौन से फॉरेस्ट राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स कौन से हैं, कलेक्टिव राइट्स कौन से हैं. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, अगर ये आपके प्रीलिम्स में आती है, दैट दीज ग्राम सभास आर नाउ द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट्स, wildlife and biodiversity lying within the traditional village boundaries. That is correct, क्योंकि आप ग्राम सभा को यूजुअली क्या ले लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ये यहाँ पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है कि वो कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और मैनेज करेंगे फॉरेस्ट को. ओके जो भी उनके विलेज के बाउंड्रीज के अंदर आता है. दीज एरियाज अंडर ग्राम सभाज आर टू बी अ न्यू कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, जो भी इन विलेज बाउंड्रीज के अंदर इनके आ रहा था, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स. ओके ग्राम सभाज हैव टू इंटीग्रेट देयर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान इनटू अ वर्किंग प्लान, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है. ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वर्किंग प्लान के साथ इस कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स कंजर्वेशन प्लान को भी इंटीग्रेट किया जाता है, फिर दे वर्क टुगेदर. अब इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटेक्टेड एरियाज को सराउंड करने वाला जो रीजन है, बेसिकली वो अराउंड 1,11,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यानी कि पूरे कंट्री का 3.4% ऑफ लैंड. ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो ESZ के अंडर आता है. गवर्नमेंट्स हैव नोटिफाइड 341 ESZs in 29 states. Again, if it pops up like this, then government has notified 341 ESZs in 29 states and 5 union territories, और साथ में 85 ESZs ऐसे हैं जो अभी भी नोटिफाई करने बाकी हैं. तो टुगेदर अगर हम देखें, प्रोटेक्टेड एरियाज और ESZs दे कवर 8.66% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया. सो दिस इज ट्रू. ओके तो ये इस तरह की स्टेटमेंट आ सकती है. द इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स स्पैन नोटिफाइड फॉरेस्ट आउटसाइड बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज के जो बाहर वाला एरिया है, जो नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया है, वो ESZ के अंडर आता है, जो ऑटोमेटिकली ग्राम सभा की जूरिसडिक्शन के भी तहत आ रहा था, FRA के तहत. ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना ये बात. द एक्सटेंट ऑफ ESZs फ्रॉम, अब देखिए ऑफ कोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. जो अगर हम ESZ की एक्सटेंट की बात करें, तो ये बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया से 0 किलोमीटर से 45.82 किलोमीटर तक रेंज कर सकता है, इंडिया में अभी करता है बेसिकली. तो जो पिन वैली है, आप हिमाचल प्रदेश की इस नेशनल पार्क को जानते हैं, यहाँ पे बेसिकली 45 किलोमीटर तक का इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके और 15 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो ESZs हैं, देयर इट एक्सीड्स 10 किलोमीटर. यूजुअली 10 किलोमीटर हम समझते हैं ना कि प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर के 10 किलोमीटर को हमने इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन रखा हुआ है. Now, what is the problem? Significantly, parts of the ESZs in 10 states, Andhra Pradesh, Chhattisgarh and all of that, fall within the, वही चीज जो भी ESZ basically जो आ रहा है, उसका बहुत सारा पार्ट, majority of the part, they fall within scheduled areas, जो 5th schedule में constitution के दिया गया है. और scheduled areas को आपको पता है कि वहाँ की ग्राम सभा determine करती है, लेकिन अब आपने उसको ecologically sensitive zone बता दिया. Such scheduled areas cover 11% of the country's land area and are thickly forested and mountainous. They are preponderantly populated by scheduled tribe groups and are notified by the president under Article 244. आपको पता है scheduled areas president notify करते हैं Article 244 के तहत, जहाँ पे पेसा एक्ट अप्लाई होता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पंचायती राज तो थी नहीं ना, क्योंकि 5th शेड्यूल से 6th शेड्यूल इनको बेसिकली इम्यूनेट किया गया था, यानी कि आप कह सकते हैं इम्यूनिटी दी हुई थी कि इनके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा. तो लेकिन ऑफ कोर्स ग्राम सभा तो एक एम्पावरिंग पोजीशन थी, तो पीसा एक्ट इनके लिए स्पेशली लाया गया था. The PISA recognizes habitation level Gram Sabhas to be competent to safeguard and preserve community resources on forest and revenue lands and scheduled areas. लेकिन अब ये लैंड ग्राम सभा की बजाय कहाँ आ गया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में आ गया है. However, the MOEFCC has shown no inclination to amend the Indian Forest Act 1927, Wildlife Protection Act 1972, EPA 1986. किसी भी तरह का बेसिकली इन सारे एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं लाई गई है ताकि इनको पेसा या FRA के साथ बेसिकली कंप्लाई करवाया जा सके. इनफैक्ट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल जो 2022 में लाए गए हैं,
उनका उसमें से बेसिकली ये भी हटा दिया है कि ग्राम सभा से कोई भी आपको अप्रूवल चाहिए, कोई भी प्रपोजल पे अप्रूवल अगर आपको किसी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए अगर डाइवर्ट करना है तो ग्राम सभा से अब ये भी कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। और आप जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज फाइटिंग अगेंस्ट इट। How exactly were ESZs implemented? Now this is very important. तो 2002 की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी थी, उन्होंने एनविसाज किया था कि लैंड्स विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज उनको नोटिफाई किया जाएगा एज इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन्स। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज 5 के तहत। ठीक है, तो MOEFCC ने बेसिकली वॉज टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय रेगुलेटिंग एंड प्रोहिबिटिंग। तो बेसिकली इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन्स में क्या करना था, या तो रेगुलेट करना था या प्रोहिबिट करना था इंडस्ट्रीज को, ऑपरेशंस को, प्रोसेसेस को, एक्टिविटीज को। ओके तो यही सारी चीजें। अब जो रूल 5 क्लॉज 1 सब क्लॉज 6 है इसी एक्ट का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, इट प्रोवाइडेड फॉर इन्वायरमेंटली कंपैटिबल लैंड यूज इन एरियाज अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बेसिकली रूल है वो कहता है कि इन प्रोटेक्टेड एरियाज के सराउंडिंग का जो एरिया है उसमें सिर्फ इन्वायरमेंटली कंपैटिबल लैंड यूज को अलाउ करना चाहिए, जो इन्वायरमेंट के साथ कंपैटिबल है, उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा। In 2005, National Board for Wildlife decided to delineate site-specific ESZ to regulate specific activities instead of। तो बेसिकली 2005 में क्या हुआ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने डिसाइड किया कि हम साइट स्पेसिफिक ESZ को डिलीनेट करेंगे ताकि हम रेगुलेट कर सकें स्पेसिफिक एक्टिविटीज को इंस्टेड ऑफ प्रोहिबिटिंग देम। हमें प्रोहिबिट करने की जरूरत नहीं है, रेगुलेट करना है एक्टिविटीज को। ठीक है, फिर इसीलिए मई 2005 में क्या हुआ, MOEFCC ने, मिनिस्ट्री ने बोला स्टेट गवर्नमेंट्स को और UT गवर्नमेंट्स को कि आप अब प्रपोज करो ESZ को, ठीक है, ताकि हम रेगुलेट कर सकें इस तरह की एक्टिविटीज को। फिर MOEFCC गाइडलाइंस जो ESZ के लिए लाई गई, उन्होंने स्टेट किया दैट बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट रेंजर्स इन्वेंट्री ऑफ लैंड यूज एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स विद इन 10 किलोमीटर ऑफ ईच प्रोटेक्टेड एरिया, एक कमिटी होगी जिसमें वाइल्ड लाइफ वार्डन होंगे, एक इकोलॉजिस्ट होंगे, एक लोकल गवर्नमेंट के ऑफिशियल होंगे, वो डिटरमाइन करेंगे क्या हो सकता है एक्सटेंट ऑफ ESZ, क्या डिस्टेंस तक, कितना एग्जैक्टली, और क्या नेचर होगा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स का जिन्हें एड्रेस करना है, कैसे एड्रेस करना है। तो ये कमेटी जिसमें वाइल्ड लाइफ वार्डन है, इकोलॉजिस्ट है, एक लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ये डिटरमाइन करेंगे। और जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है फिर वो लिस्ट करेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, या किन एक्टिविटीज को परमिट करना है। फिर जब ये प्रोसेस हो जाएगा है ना, द स्टेट गवर्नमेंट वुड सबमिट दिस लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट फिर इस लिस्ट को सबमिट करेगी जिसमें सारी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज, परमिटेड एक्टिविटीज होंगी। द जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया एंड द बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज, द राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स जो भी इस एरिया में है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में लोकल कम्युनिटीज के राइट्स हैं, वैल्यूज हैं, एंटाइटलमेंट्स है, इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है लाइवलीहुड के लिए, ये सब कुछ बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट में होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली MOEFC की नोटिफिकेशन कहती थी। ठीक है, द गाइडलाइंस ऑल्सो आउटलाइंड अ जनरल इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और परमिटेड, इन्फॉर्मेशन टू बी इनकॉर्पोरेटेड। तो वही चीजें ही सब कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया। आई वुड रेकमेंड आप ये जो पोर्शन है जिसमें मैंने ये पूरा आर्टिकल समझाया है, बोला है, आप इसको कम से कम 2 बार देखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब 2 साल जब ये नोटिफिकेशन आ गई MOEFCC की जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को ये सबमिट करना था सब कुछ, उसके 2 साल के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली एक ड्राफ्ट जोनल मास्टर प्लान भी सबमिट करना था हर एक ESZ के लिए, हर एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के लिए। ठीक है, कि कैसे कैसे बेसिकली इसको गवर्न किया जाएगा, इस मास्टर प्लान में लिखा होना चाहिए था। 2 साल के अंदर अंदर ये प्लान सबमिट करना था, लेकिन ऐसा कोई आया ही नहीं अभी तक। तो मास्टर प्लान के बारे में हमने दूर दूर तक कुछ नहीं सुना। ठीक है, additionally to monitor compliance with the various provisions of each notification, a state had to set up a monitor। और जो भी गाइडलाइंस आई थी ESZ को मॉनिटर करने के लिए, उसको क्या कंप्लाई किया जा रहा है उसके साथ, क्या नहीं किया जा रहा है, इसके लिए मॉनिटरिंग कमिटी भी बिठानी थी हर एक इंडिविजुअल ESZ के लिए। और इस कमेटी को बेसिकली रिपोर्ट करना था चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को हर साल में एक बार। अनफॉर्चुनेटली जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो इन गाइडलाइंस में ESZ नोटिफिकेशंस में आई, उसमें बहुत सारे लीगल फैक्ट्स को, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को निगलेक्ट किया गया।
They set aside the habitation level gram sabhas in scheduled areas and CFR forests and पंचायती राज institutions. यही चीज़ कि इन्होंने ग्राम सभा को निगलेक्ट कर दिया स्केड्यूल्ड एरिया में. जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स फॉरेस्ट थे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे जिनके पास सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड बेसिकली आइटम्स थी रेगुलेट करने की, उनको निगलेक्ट कर दिया. ओके तो ये सारी चीज़ें इन इफेक्ट व्हाट ऑट टू हैव बीन ऑन लोकेशन. ओके तो वही चीज आपने क्या किया, आपने वन साइज फिट्स ऑल नोटिफिकेशन निकाल दी कि इतना एरिया होना चाहिए, ये परमिटेड है, ये नहीं परमिटेड एक्टिविटीज, ये होगा, ये नहीं होगा. पर हर एरिया अलग है, हर वो आप उसकी ग्राम सभा से पूछिए उस जगह की, वो बताएंगी आपको वो कौन सा एरिया है, वहां पे कितनी कम्युनिटीज के पास कौन सा इंडिविजुअल राइट है, कौन सा नहीं है. तो आपने एक ही नोटिफिकेशन सबके लिए निकाल दी, आपने तो निग्लेक्ट ही कर दिया ना पूरे हर तरह के बाकी सारे उनके इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को, इंडिविजुअल कंसर्न्स को. व्हाट हैज लेड टू द प्रोटेस्ट क्यों हो रही है? जून 3 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने और फर्दर डायरेक्शंस दी ESZs के ऊपर, भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कोर्ट ने बोला, पहला जो पॉइंट है कि MOEFCC की जो गाइडलाइंस हैं दे आर ऑल्सो टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द एरिया प्रपोज्ड इन द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अवेटिंग. तो यानी कि जो ESZ अभी नोटिफाई भी नहीं हुए हैं, जिनको अभी नोटिफाई करना है, वहां पे भी MOEFCC की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा. वहां पे 10 किलोमीटर का रेडियस है बेसिकली, जिनको अभी नोटिफाई नहीं किया गया, जहां पे ये सारी गाइडलाइंस इंप्लीमेंट की जाएंगी. ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बोली. और साथ ही में कोर्ट ने स्टेट्स को अलाउ भी कर दिया कि आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, आप डिक्रीज भी कर सकते हैं मिनिमम विड्थ ऑफ ESZs. Secondly, the court vested the powers to ensure compliance with the guidelines with okay. तो बेसिकली कंप्लायंस हो रही है इन MOEFCC की गाइडलाइंस के साथ या नहीं, ये कौन इंश्योर करेगा? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट PCCF और होम सेक्रेटरी ऑफ हर एक स्टेट और UT. जो PCCF है ये बेसिकली एक लिस्ट बनाएंगे सारे स्ट्रक्चर्स की जो ESZs यानी कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स के अंदर है, और इसको रिपोर्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को 3 महीने के अंदर अंदर. अभी तक तो नहीं हुआ है, जून को गए भी बहुत टाइम हो गया. ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अभी एग्जिस्ट करते हैं. और कोर्ट ने ऑर्डर किया था अब कोई भी नए स्ट्रक्चर्स, परमानेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नहीं आएंगे किसी भी पर्पस के लिए ESZ के अंदर. तो मतलब क्या है, जितने स्ट्रक्चर्स बन गए हैं बस उतने ही, उसके आगे अब कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता. दिस इफेक्टिवली मेंट, इसका मतलब क्या है, सारी जो एक्टिविटीज हैं जो बेसिकली गाइडलाइंस ने परमिट की थी एंड विच आर ऑलरेडी बीइंग कैरिड आउट कैन कंटिन्यू. वो कंटिन्यू सिर्फ तब कर सकती हैं जब PCCF ग्रांट कर दे परमिशन को. ठीक है, क्योंकि अब इनके ऊपर जिम्मा आ गया ना इंश्योर करना कंप्लायंस एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये डिपेंड करेंगे कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है ना. एंड दैट टू विद इन 6 months of the court order. This period has already expired. Additionally, the court's directions have put the lives of many people in the hands of PCCF. अब ये डिसाइड करेंगे ये लोग का क्या राइट है यहाँ पे, क्या नहीं है. ठीक है, और whose authority now extends beyond the forest to revenue lands falling within an ESZ. तो यही चीज बेसिकली केरला में प्रोटेस्ट की जा रही है. ओके सारे कोई भी स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं बन सकते, बिल्डिंग्स नहीं बन सकती, वॉल्स नहीं बन सकती, रोड्स नहीं बन सकते, ब्रिजेस नहीं बन सकते, दे आर बैंड. Millions of forest dwellers living on forest land and on the fringes of forest are most affected. Okay, thank you so much. Please like the video.